हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में बात करेंगे डिस्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट की तरह से ही रिजिड पेमेंट में भी कई तरह के डिफेक्ट या डिस्ट्रेसेस हो सकते हैं और इन्हें आप मेजर भी कह सकते हैं और कुछ माइनर भी होते हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली आप देखें तो इन सब डिस्ट्रेसेस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फंक्शनल डिस्ट्रेसेस और एक है स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेसेस। इस सेशन में हम सिर्फ फंक्शनल डिस्ट्रेसेस की बात करेंगे। फंक्शनल डिस्ट्रेसेस से कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु इनसे राइडिंग क्वालिटी और सेफ्टी दोनों प्रभावित होती हैं। लेकिन एक बात है कि यदि वक्त रहते इनको ठीक ना किया जाए तो ये बड़े फेलियर का कारण बन सकते हैं। IRC SP 83 2018 में कई डिस्ट्रेसेस की बात की गई है, परंतु जो मेजर डिस्ट्रेसेस हैं या फिर कहिए कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रेसेस वो इस प्रकार है: मड पंपिंग, रफनेस, लॉस ऑफ सरफेस टेक्सचर, फॉल्टिंग, स्केलिंग, रेवलिंग, पॉप आउट और मोर्टार फ्लैकिंग, सरफेस डिलेमिनेशन, मैप क्रैकिंग, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स एंड पॉलिश्ड एग्रीगेट्स। तो आज हम इस सेशन में इन सब डिस्ट्रेसेस की बात करेंगे। सबसे पहले मड पंपिंग। जब स्लैब के जॉइंट से या उसमें डेवलप हुए क्रैक से या कई बार पेमेंट की एज से जो बेस कोर्स या सबग्रेड में जब पानी इकट्ठा हो जाता है और उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चलता है तो उसके प्रेशर से ये पानी सबग्रेड की सॉयल या सब बेस के फाइन मटेरियल के साथ मिलके एक कीचड़ के रूप में या मड के रूप में ऊपर आना शुरू हो जाता है और इसे ही हम मड पंपिंग कहते हैं। रेन वाटर जब क्रैक के थ्रू या सब सरफेस वाटर जब सब ग्रेड या सब बेस में या बेस कोर्स में मिलता है और रोड पर हैवी ट्रैफिक चलता हो तो सॉयल स्लरी कीचड़ के रूप में बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और इसी को हम मड पंपिंग कहते हैं। इसका मेन कारण है कि सबग्रेड या बेस कोर्स में पानी का होना और उस पानी के रहते हैवी लोड और हैवी ट्रैफिक लोड रोड पर चलना। और इसके कारण कई बार जब ये कीचड़ के फॉर्म में ऊपर निकलता है तो कई बार सबग्रेड का या बेस कोर्स का सपोर्ट भी नहीं रहता स्लैब के नीचे और वो स्लैब भी दबना शुरू हो जाता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला है सीलिंग विद बिटुमेन और सीमेंट। क्रैक सीलिंग की जा सकती है या तो बिटुमेन से या सीमेंट से। अगर क्रैक नहीं होगा तो मड पंपिंग भी नहीं होगा। दूसरा है रिपेयर बाय फुल डेप्थ पैच। पंपिंग एरिया को रिपेयर करने के लिए फुल डेप्थ पैच का भी सहारा लिया जा सकता है और इसमें क्या होता है कि यहाँ से आप स्लैब को काट के फुल डेप्थ तक और इसमें नया पैच बना देते हैं। लेकिन जब आप ये नया पैच बनाते हैं तो इससे ट्रांसवर्स जॉइंट क्रिएट होता है और उस ट्रांसवर्स जॉइंट पे लोड ट्रांसफर अच्छी तरीके से हो उसके लिए कई बार डबल बार्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। और तीसरा है मड जैकिंग। अगर यहाँ स्लैब दब गया है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर स्लैब दब गया है तो उसको वापस उठाना जरूरी हो जाता है। तो मड जैकिंग में क्या है कि हम यहाँ एक इसमें होल करते हैं स्लैब में और उस स्लैब में जो होल किया है उससे सीमेंट स्लरी को इंजेक्ट की जाती है जिससे कि स्लैब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये तीन तरीके हैं जो कि मड पंपिंग को रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो डिस्ट्रेस है फंक्शनल डिस्ट्रेस वो है रफनेस। और रफनेस का बेसिकली जो इंडिकेशन है वो है अनइवननेस या राइडिंग क्वालिटी का खराब होना। और ये ध्यान रहे कि रफनेस और टेक्सचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेक्सचर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो रफनेस आप मेजर कर सकते हैं रफोमीटर से या किसी और डिवाइस से और ये सरफेस में अनइवननेस होती है। ये कई कारणों से हो सकती है। कंक्रीट पेवमेंट में कर्लिंग से या वार्पिंग से भी हो सकती है या फिर सेटलमेंट हो, हीव्स हो, उससे भी या तो लोकल या पूरे रोड पे रफनेस पैदा हो सकती है। रफनेस को ठीक करने के कई तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है स्लैब जैकिंग। इसमें लोकल जो सेटलमेंट होता है पेमेंट में उसको ठीक कर देते हैं। स्लैब जैकिंग जैसे मड जैकिंग होती है ऐसे ही स्लैब जैकिंग होती है। इसमें भी स्लैब में कई तरह से होल किए जाते हैं और फिर उन होल्स में हम
जो कंक्रीट स्लैब को जिसको रिपेयर करना हो उसमें होल करते हैं और उसमें फिर एक कंक्रीट लिफ्टिंग मटेरियल या कहिए कंक्रीट मिक्सचर इंजेक्ट करते हैं। उससे जो स्लैब है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जहां माइनर सेटलमेंट होते हैं या स्मॉल हीव्स होती हैं वहां डायमंड ग्राइंडिंग भी काम करती है। लेकिन जब आप स्लैब जैकिंग और डायमंड ग्राइंडिंग दोनों यूज करें तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है रफनेस के लिए। तीसरा डिस्ट्रेस है लॉस ऑफ सरफेस टेक्सचर। लॉस ऑफ सरफेस टेक्सचर इज बेसिकली ए मेजर ऑफ लॉस ऑफ स्किड रेजिस्टेंस। आपका सरफेस स्मूथ हो जाता है तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है और टाइम के साथ स्किड रेजिस्टेंस कम होता रहता है, टेक्सचर जो है वो खराब होता रहता है। इसको दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, सैंड पैच मेथड या ब्रिटिश पेंडुलम टेस्टर से। सैंड पैच मेथड बड़ा सिंपल मेथड है, फील्ड में यूज होता है और ये वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच है जिसमें कि आप एवरेज माइक्रो टेक्सचर डेप्थ पेमेंट सरफेस की निकाल लेते हैं। लेकिन काफ़ी लेबोरियस है और ये पूरे पेमेंट पे नहीं किया सकता, सिंपल सैंपल बेसिस पे या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप कर सकते हैं। लॉस ऑफ सरफेस टेक्सचर का मेन रीजन है पैसेज ऑफ हैवी ट्रैफिक और चैनलाइज ट्रैफिक। लेकिन इसके कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक का जल्दी मूव करा देना या हैवी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक से जो वियर एंड टियर होता है, पर्टिकुलरली जब आपके सरफेस पे या तो डस्ट हो या पानी हो, तब भी बहुत फास्ट तरीके से इसका टेक्सचर खराब होता है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही अगर टेक्सचर प्रॉपर नहीं रखा गया तो जल्दी अपग्रेड होता है, या सॉफ्ट एग्रीगेट यूज किए हों, या कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग या टर्निंग या एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि इंटरसेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहाँ भी बहुत जल्दी स्मूथनेस आती है सरफेस की, या आपकी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पुअर हो। सरफेस टेक्सचर ठीक करने के भी दो ही तरीके हैं, या तो उसमें आप बॉन्डेड कंक्रीट ओवरले प्रोवाइड कर दें या उसकी ग्राइंडिंग करें, जिसे कि हम डायमंड ग्राइंडिंग कहते हैं। इससे सरफेस टेक्सचर दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और इससे जो सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, यानी कि सरफेस टेक्सचर भी इंप्रूव होता है और उसकी रफनेस भी कम हो जाती है। नेक्स्ट इज फॉल्टिंग। फॉल्टिंग क्या है? ये दो स्लैब के बीच में लेवल डिफरेंस का पैदा हो जाना, इसे फॉल्टिंग कहते हैं। जॉइंट पे दोनों स्लैब के बीच में जो जॉइंट होता है वो उनका लेवल चेंज हो जाता है, ये दब गया है, ये ऊपर रह गया है, या फिर इस तरह से हर जॉइंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसे आप फॉल्टिंग कहते हैं। इससे राइडिंग क्वालिटी भी खराब हो जाती है और कई बार जब ये ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा सेटलमेंट हो जाता है तो ये क्रैक होना भी शुरू हो जाता है। और इसके कारण कई हो सकते हैं और जरूरी नहीं इसका एक ही कारण हो, कई बार ये मोर देन वन रीजन से भी होता है। जैसे सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट, सॉफ्ट फाउंडेशन हो, सॉफ्ट सब ग्रेड या सॉफ्ट सब बेस, उसका सेटलमेंट होता है तो स्लैब का सेटलमेंट भी हो जाता है। या फिर मड पंपिंग हो रही हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मड पंपिंग में सपोर्ट खत्म हो जाता है तो स्लैब सेटल हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण या मॉइस्चर चेंज होने के कारण जो स्लैब में कर्लिंग होती है, पर्टिकुलरली एजिस पे, उसके कारण भी फॉल्टिंग होती है। या लो ट्रांसफर जॉइंट पे ठीक से ना हो, तब भी एक स्लैब पे ज्यादा प्रेशर आता है, दूसरे स्लैब से पे कम आता है। तो कर्लिंग, वार्पिंग ऑफ द स्लैब आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्टिंग। और इसका रिपेयर का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो स्लैब दब गया है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आया जाए। इसके लिए हाई डेंसिटी पॉलीयुरेथेन और उसके साथ जॉइंट ग्राइंडिंग एक साथ की जाती है। इंजेक्शन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीयुरेथेन combined with concrete joint grinding is the method of repairing, और इसे पॉली ग्राइंडिंग कहते हैं। अगला डिस्ट्रेस है स्केलिंग इन कंक्रीट पेवमेंट्स। स्केलिंग में क्या होता है कि ये जो सीमेंट पेस्ट है ऊपर से ये उतर जाती है और ये कंक्रीट के हार्ड होने के या सेट होने के बाद जब ट्रैफिक चलता है उसके ऊपर, उसके बाद ये उतर जाती है। और जनरली ये प्रॉब्लम
हिल एरिया में ज़्यादा आती है जहाँ पे अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग होता है पेमेंट के नीचे, या पेमेंट स्लैब फ्रीजिंग एंड थॉइंग की साइकिल से गुजरता है। पहले ये एक छोटे से स्मॉल एरिया में पैच की तरह से बनता है और धीरे धीरे ये बड़ा होता रहता है। और लाइट स्केलिंग डज नॉट एक्सपोज द कोर्स एग्रीगेट, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कोर्स एग्रीगेट भी बाहर निकलने और बाहर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्केलिंग क्यों होती है? एक कारण है यूज ऑफ नॉन एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट और टू लिटिल एंट्रेन्ड एयर। फ्रीजिंग एंड थॉइंग से होने वाले डैमेज से पेमेंट को बचाने के लिए कंक्रीट के अंदर एयर होना बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर प्रॉपर एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट कास्ट करना बहुत जरूरी है, डिजाइन करना बहुत जरूरी है। दूसरा है अर्ली एज एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड डी आइसिंग साल्ट्स। ये डी आइसिंग साल्ट्स होते हैं जो कि स्नो बाउंड एरिया में यूज होते हैं, और अगर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है तो इनसे स्केलिंग होने के साथ साथ कंक्रीट का सरफेस भी खराब होने का खतरा रहता है। थर्ड है फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड व्हाइल ब्लीड वाटर इज ऑन द सरफेस। जब आप फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं कंक्रीट का तो पानी सरफेस पे आ जाता है, और अगर आप इस ब्लीडिंग पानी को दोबारा सतह पे लाकर फिनिशिंग करें तो सतह पर वाटर सीमेंट रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उसके सरफेस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है, और जैसी ट्रैफिक पर चलता है तो वो उखड़ जाती है। इनसफिशिएंट और नो क्योरिंग, इससे भी सरफेस स्किन कमजोर रह जाती है। स्केलिंग को ठीक करने का तरीका है कि आप जो भी लूज मटेरियल है उसको वहां से रिमूव करिए, सरफेस को क्लीन करिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, इसको डैम्प करिए और एक थिन लेयर ऑफ सीमेंट पेस्ट उसके ऊपर लगाइए, और उसके ऊपर आप प्रॉपर कंक्रीट से रीसरफेसिंग कर दीजिए। कई बार स्लरी सील से भी अफेक्टेड एरिया को रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेवलिंग। रेवलिंग जो है वो स्केलिंग से अलग है। यहाँ पे लॉस ऑफ फाइन एग्रीगेट फ्रॉम मैट्रिक्स, तो जैसे आपने स्लैब डाला और उसके ऊपर ट्रैफिक चला तो धीरे धीरे उसके फाइन एग्रीगेट जो हैं वो लॉस होने शुरू हो जाते हैं, उसके कारण रेवलिंग होती है, और ये बेसिकली एब्रेजन के कारण होती है। ये प्राइमरली इट इज बिकॉज ऑफ पुअर बाइंडिंग ऑफ द सीमेंट विद द एग्रीगेट कंटेंट। तो जब एग्रीगेट और सीमेंट में बॉन्ड अच्छा ना हो तो एग्रीगेट उससे निकलने शुरू हो जाते हैं, या कहिए कि वो टूटना शुरू हो जाता है बॉन्ड। पर एक बात ध्यान रखें कि रेवलिंग स्पैलिंग और स्केलिंग से अलग है। स्पैलिंग और स्केलिंग जो कि उसका मेन कारण है वाटर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द कंक्रीट, और जो कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल के दौरान होता है। और स्पैलिंग एंड स्केलिंग में कंक्रीट ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यहाँ कंक्रीट टूटती नहीं है, यहाँ उसके जो फाइन मटेरियल हैं और कई बार छोटे छोटे से कोर्स एग्रीगेट हैं वो भी निकल जाते हैं, उसे हम रेवलिंग कहते हैं। रेवलिंग परवियस कंक्रीट में ज्यादा बड़ा इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड कंक्रीट में रेवलिंग नहीं होती है, वहां भी होती है, और वहां पे जॉइंट्स पे जनरली ज्यादा देखी जाती है। अगर जॉइंट्स की जो कटिंग है वो ठीक टाइम पे ना की जाए, बहुत जल्दी या बहुत लेट की जाए, तब भी एज के अलोंग रेवलिंग देखी गई है। रेवलिंग इज जनरली caused because of rapid evaporation। जब पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, यानी क्योरिंग ठीक से ना हो, कंक्रीट बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, तो उस केस में सीमेंट और एग्रीगेट के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाता है और ऊपर की सरफेस आपकी कमजोर रह जाती है, और जैसी ट्रैफिक उसके ऊपर चलता है वो बॉन्ड टूट जाता है और एग्रीगेट पार्टिकल या कहिए फाइन पार्टिकल लूज हो जाते हैं। एंड देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है कि रेवलिंग रोकने के लिए जब आप कंक्रीट डालें तो वेदर कंडीशंस को जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए जो कि आपके इवेपोरेशन को फास्ट करे, ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगला डिस्ट्रेस है पोप आउट और मोर्टार फ्लैकिंग। पोप आउट में स्लैब में कोन की शेप के छोटे छोटे गड्ढे या कैविटी बन जाती हैं। ये पोर्टहोल नहीं है,
ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, लगभग 13 से 50 मिलीमीटर के डायमीटर में और इतने ही गहरे। ये तब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं जब एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो और स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम हो, यानी कि जब आप कंक्रीट में सॉफ्ट एग्रीगेट यूज करते हैं। मोर्टार फ्लैकिंग इससे अलग होता है। इसमें एग्रीगेट के ऊपर जो सीमेंट सैंड मोर्टार की परत होती है वो अलग होकर छिटक जाती है। पॉप आउट होने का एक बड़ा कारण होता है ऐसे एग्रीगेट का कंक्रीट में इस्तेमाल करना जिनके पोर साइज ज़्यादा होता है। 0.1 से 5 माइक्रोन तक का पोर साइज एग्रीगेट पानी को सोख लेता है, और जब इस तरह की कंक्रीट की फ्रीजिंग होती है तो पानी का वॉल्यूम बढ़ने के कारण एग्रीगेट रप्चर हो जाता है और बाहर निकल आता है। सॉफ्ट एग्रीगेट जैसे कि शेल या फिर एग्रीगेट अगर आपके साफ ना हो, डेलिटियस मटेरियल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उससे भी पॉप आउट होने का कारण बना रहता है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि कंक्रीट का मिक्स डिजाइन लो वाटर सीमेंट रेशो पर किया जाए और कंक्रीट की स्क्रीडिंग के बाद उसे प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाए ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो, और खासकर जब वेदर बहुत गर्म हो और तेज हवा चल रही हो तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर कंक्रीट के सरफेस पर पानी काफी मात्रा में है तो उस समय कंक्रीट की फिनिशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सरफेस पे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ जाता है और सरफेस की जो लेयर है वो कमजोर पड़ जाती है। वेट क्योरिंग या फिर इवेपोरेशन रिटार्डर का यूज भी पॉप आउट की संभावना को कम कर सकता है। अब पॉप आउट का ट्रीटमेंट क्या है? पहला, पेनिट्रेटिंग सीलर। इससे सरफेस को वाटरप्रूफ करने में मदद मिलती है। दूसरा, अगर पॉप आउट का साइज 50 मिलीमीटर से ज्यादा है तो ऐसे वॉइड्स को किसी अप्रूव्ड रिपेयर मटेरियल से भरना ही ठीक रहता है। अगर पॉप आउट काफी संख्या में है और काफी एरिया में फैले हुए हैं तो फिर उसके ऊपर एक कंक्रीट की या एस्फाल्ट की थिन ओवरले डालना ही उसका एकमात्र इलाज है। नेक्स्ट इज सरफेस डिलैमिनेशन और सरफेस पॉलिशिंग। देखने में ये स्केलिंग और स्पॉलिंग जैसा ही लगता है, पर डिलैमिनेशन होने का कारण इनसे भिन्न होता है। इसमें स्लैब में पहले एक हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होता है और उसके बाद सरफेस की आधे इंच से लेकर 2 इंच की लेयर बाहर निकल जाती है। डिलैमिनेशन स्लैब के छोटे भाग में भी हो सकता है या काफी एरिया में फैल सकता है। जनरली डिलैमिनेशन पेमेंट ज्वाइंट के पास से शुरू होता है और लगभग 3 फीट तक देखा जा सकता है, लेकिन कभी-कभी ये स्लैब के बाकी हिस्से में भी देखी जा सकती है। ऐसे तो डिलैमिनेशन के कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अगर इन 9 कारणों में से कोई भी कारण प्रेजेंट हो तो डिलैमिनेशन का होना लगभग जरूरी है। A cool subgrade causes the underlying concrete to set more slowly. अगर कंक्रीट का टेम्परेचर ज़्यादा है, सबग्रेड का टेम्परेचर कम है, तो उसकी सेटिंग स्लो हो जाती है। या फिर कंक्रीट का टेम्परेचर या उसके मिक्सचर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कारण कंक्रीट की सेटिंग स्लो हो जाए। या कंक्रीट में जो एयर कंटेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, हाई सीमेंटीशियस मटेरियल या सैंड फाइन्स कंटेंट, उससे भी कंक्रीट जो है स्टिकी हो जाती है। और कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि कंक्रीट की ड्राइंग जो है वो बड़ी तेजी से होती है और इसके कारण सरफेस ड्राई हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि फिनिशिंग करने का टाइम आ गया है। एक्सेसिव वाइब्रेशंस उसके कारण भी मोटा सरफेस पे आ जाता है। या यूजिंग ए ड्राई शेक स्पेशली विद एयर एंट्रेंड कंक्रीट, या कंक्रीट स्लैब की थिकनेस ज़्यादा हो, या फिर रीइंफोर्समेंट में रस्टिंग हो गई हो और उसके कारण भी उसके बीच में और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और उसके कारण भी डिलेमिनेशन हो जाता है। तो डिलेमिनेशन को रिपेयर करने का एक पैचिंग ही तरीका है। सरफेस लेयर को निकालकर पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि नीचे की कंक्रीट में से कोई भी फॉरेन मटेरियल ना हो, और उसके बाद नई कंक्रीट से पैचिंग कर दी जाती है। अगर डिलेमिनेशन बहुत ज़्यादा है तो पूरी लेयर को भी डाला जा सकता है, और अगर स्टील करोड हो गई है तो करोडेड स्टील को साफ करके नई लेयर से ठीक किया जा सकता है। अगला है मैप क्रैकिंग। मैप क्रैकिंग का मुख्य कारण ऊपर की 3 से 12 मिलीमीटर की सरफेस लेयर का कमजोर होना है
और ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट का एक्सपांशन या केमिकली रिएक्टिव एग्रीगेट का यूज करना, प्रॉपर तरीके से मिक्स डिजाइन ना होना या प्रॉपर तरीके से क्योरिंग ना होना। कंक्रीट सरफेस को ज्यादा फिनिशिंग देने से भी मैप क्रैकिंग होने का खतरा बना रहता है। जब सरफेस पर ज्यादा पानी हो और उससे सरफेस की लेयर में वाटर सीमेंट रेशो बहुत ज्यादा हो जाता है और इससे टॉप लेयर कमजोर रह जाती है। ये स्लैब की ऊपरी सतह तक ही सीमित होते हैं, पर क्रैक एक सीरीज की तरह पैदा होते हैं और बड़े क्रैक जनरली पेमेंट में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होते हैं और उसके ट्रांसवर्स क्रैक के साथ साथ चलते रहते हैं। मैप क्रैकिंग का प्रिवेंशन 3 मेथड बताए गए हैं। रेफ्रेन फ्रॉम स्प्रेइंग वाटर ऑन सरफेस ड्यूरिंग फिनिशिंग। फिनिशिंग करते समय सरफेस पे वाटर ना छिड़कें। जब आप वाटर छिड़कते हैं तो उससे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ जाता है और वाटर सीमेंट रेशो बढ़ने से सरफेस का जो मोर्टार लेयर है वो कमजोर पड़ जाती है और जब वो श्रिंक करता है तो उसके कारण भी मैप क्रैकिंग या स्केलिंग और स्पैलिंग जैसे डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। सेकंड, अवॉइड स्प्रिंकलिंग सीमेंट एंड द सरफेस टू ड्राई ब्लीड वाटर। कई बार क्या होता है कि फिनिशिंग करते समय पानी ऊपर आ जाता है, उस पानी को सोखने के लिए सीमेंट उसके ऊपर डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो सीमेंट आप डाल रहे हो वो जल्दी ड्राई हो जाता है और उसके कारण श्रिंक हो जाता है। इससे भी मैप क्रैकिंग डेवलप होती है। एंड थर्ड इज अवॉइड फिनिशिंग व्हाइल ब्लीड वाटर इज प्रेजेंट। जब कंक्रीट में सरफेस में ब्लीड वाटर प्रेजेंट हो तो उस समय फिनिशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय फिनिशिंग करने से अगेन वही बात जो मैंने यहाँ बताई है, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ जाता है और सरफेस पे एक बहुत कमजोर लेयर बन जाती है जो कि बाद में मैप क्रैकिंग का कारण बनती है। और मैप क्रैकिंग को रेक्टिफाई करने के लिए डायमंड ग्राइंडिंग की जा सकती है। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स। प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक डेवलप होने का कारण मैप क्रैकिंग से जस्ट उलट होता है। जब फ्रेश कंक्रीट की सतह से पानी का इवेपोरेशन बड़ी तेजी से हो और ये इवेपोरेशन रेट कंक्रीट की ब्लीडिंग रेट से ज्यादा हो तो श्रिंकेज क्रैक डेवलप होते हैं। ये क्रैक रोड की सेंटर लाइन के पैरेलल होते हैं और कंक्रीट के सेट होने से पहले ही डेवलप हो जाते हैं। इनके होने का मेन कारण हॉट वेदर में कंक्रीटिंग करना होता है। इन क्रैक्स को बढ़ावा देने में हाई कंक्रीट टेम्परेचर या लो एम्बिएंट ह्यूमिडिटी या हाई विंड वेलोसिटी का बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा मिक्स प्रोपोर्शनिंग का भी योगदान हो सकता है, जैसे कि टाइप ऑफ सीमेंट या सप्लीमेंट्री सीमेंटीशियस मटेरियल जो हम यूज करते हैं उनकी क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशो और टाइप एंड डोज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। इन सब से भी श्रिंकेज क्रैक्स को बढ़ावा मिलता है और यहां तक कि स्क्रीडिंग और फिनिशिंग जैसे कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन भी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक को डेवलप होने में सहायता कर सकते हैं। श्रिंकेज क्रैक का रिपेयर। कंक्रीट अगर प्लास्टिक स्टेट में हो तो उस पर दोबारा सरफेस वाइब्रेटर को यूज करके प्लास्टिक क्रैक को फुल डेप्थ तक रिमूव किए जा सकते हैं। अगर कंक्रीट सेट हो गई है, कंक्रीट हार्ड हो गई है, तो आपको ये देखने हैं कि आपके क्रैक डोरमेंट है या एक्टिव है। डोरमेंट क्रैक बड़े फाइन होते हैं और ये बढ़ते नहीं है, टाइम के साथ ये बढ़ते नहीं है। इसलिए फाइन हेयर क्रैक अगर हैं तो उनको ज्यादा रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन ये क्रैक भी कई बार आगे चलकर ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उनको सरफेस ट्रीटमेंट से सील कर देना ठीक रहता है। अगर क्रैक वाइड है तो इनको इपॉक्सी या पॉलीयुरेथेन और एक्रिलिक रेसिन से सील करके इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग या मेम्ब्रेन डाली जा सकती है। एक्टिव क्रैक वो क्रैक होते हैं जो समय के साथ साथ बड़े होते रहते हैं और इनकी रिपेयर करने से पहले इनका मूवमेंट ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। कई बार ये क्रैक नीचे के सपोर्ट खत्म होने से भी, स्लैब के नीचे सपोर्ट खत्म होने से भी मूव करते रहते हैं। क्रैक के स्थान पर वी शेप में कटिंग करके सील कर दिया जाता है
The last one is polished aggregate. And aggregate polishing is caused by repeated traffic applications. पॉलिशिंग में क्या होता है कि रोड का सरफेस जो है बहुत स्मूथ हो जाता है, इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। किसी भी पेमेंट में टाइम के साथ जो एग्रीगेट पहले रफ या एंगुलर होते हैं वो धीरे धीरे पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत तेजी से होता है अगर आपके एग्रीगेट एब्रेजन से ससेप्टेबल हो, यानी कि उनकी लॉस एंजलिस एब्रेजन वैल्यू बहुत कम हो। पॉलिश्ड एग्रीगेट या पॉलिश सरफेस को रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी डायमंड ग्राइंडिंग की जाए, और अगर ये डायमंड ग्राइंडिंग से भी ठीक ना हो तो ओवरले ही इसका एक तरीका है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।